एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हेलो मैम, कहाँ हो? फैजान आजम, मैं यहाँ हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं तुम लोगों को छोड़ के, मुझे ये बताओ। हाँ, आ जाओ फटाफट से। हेलो शुभम, अविनाश, विशाल, श्रेया, आ जाओ आ जाओ। अरुण कुमार, यहाँ भी अरुण कुमार बैठा है एक। रवि मैम, आपका फुल नेम क्या है? अयो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। आज की क्लास में हम बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बात करेंगे जो भी जितना भी हमने मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी लेक्चर्स में हमने चैप्टर खत्म किया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो वो बीच बीच के लेक्चर्स खा गए। उनको इतनी भूख लगी थी कि वो लेक्चर्स खा गए और बोले मैडम हमें भूख लगी थी, हम लेक्चर्स खा गए हैं, प्लीज अब वो खाना दोबारा परोस दो। मैंने कहा ओके, दोबारा परोस देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो समय अब आ गया है, अब आपको खाना परोस के दिया जा रहा है। तो अब भाई अबू मोशाय, इस खाने को फिर से खा लेना, ऐसा ना हो जाए कि ठंडा हो जाए फिर बोलोगे अब दोबारा गर्म करके खाना दे दो, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। हेलो अलोन बॉय, कृष्णा तिवारी, इमरान खान, मयंक यादव, माधुरी, आयुषी, मयंक, अंजलि, गोविंद, अबाउट फैक्ट्स, प्रियांशु, करण, गेमर जोन, सुमित। भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को पहले लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना बोलोगे मैडम हमें तो पता ही नहीं था क्लास आ गई है। नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो प्लीज। हैं जी कमलेश, राम सुंदर, मोहम्मद राशिद, त्रिभुवन, आपका नाम क्या है? मैं तो वही बात बोलूंगी बार बार, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। जब तुम लोग क्लास ज्वाइन करते हो तो लिखा होता है मेरा नाम है। जल्दी जल्दी भाई, जिन्होंने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को पहले तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। लिखा है ना बाय विजेता मैम, नीचे देख, नीचे नीचे। और ये हाँ, ये बात भी सही बोली। चलो 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 शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर का नाम, भाई सको चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। मौलिक इकाई क्या होता है? मौलिक मतलब बेसिक चीजें, ठीक है, बेसिक चीज है ना, या बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो देखो एक बहुत ही पुराना सा वही घिसा पिटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सब लोग, कि एक घर के लिए नींव जरूरी होती है बढ़िया तरीके से। वो जो नींव होती है उसको भरने के लिए, दीवारें बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं ये चीज बोलूंगी, ये जो ईंटें होती हैं वो घर की क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हेल्प करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। ईंटें, ओनली ईंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो सेल्स होती है, हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये भी सेम यही वर्क करती हैं। कि ये क्या काम करती हैं? ये ब्लॉक्स बनाती हैं, राइट। क्या करती हैं? ये ब्लॉक्स बनाने का काम करती है। देखो यहाँ पे समझो, अयो कि जैसे ये एक घर है ना, ठीक है, ये एक घर है, तो मुझे पता है कि ये जो घर होता है ना ऐसे ईंटों से मिलके बना हुआ होता है। ईंटें हैं ये सारी की सारी, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं अपनी सेल्स की बात करती हूँ, कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, अगर मैं एक बात बोलूँ कि कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये भी सेम ऐसे ही होती हैं, एक प्रॉपर ईंटों वाले उसमें, जैसे ईंटें होती है ना सेम। इसीलिए इनको भी हम बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। या फिर आप बोल सकते हो हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके। तो ये भी क्या होता है? सेम वही चीज हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? हाँ, ये बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है, कि ये भी बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, ये भी और ये भी। इसकी बिल्डिंग क्या है? एक घर। इसकी बिल्डिंग क्या है? हमारा शरीर। इसकी बिल्डिंग क्या है? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। इतनी चीज सबको क्लियर है ना? चलो शुरुआत कर देते हैं। अगर मैं आगे बोलती हूँ कि
कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में बेसिकली क्या होता है, देखो कि ये रही सिंपल एक हमारी कोशिका जिसको हम कहते हैं सेल, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जब बहुत सारी एक सी कोशिकाएं मिलती हैं, एक साथ काम करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं, तो वो क्या बना लेती हैं, वो बना लेती हैं ऊतक, ठीक है, एक सी कोशिकाएं, ठीक है, ये बना लेंगी ऊतक। ऊतक यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू, जो आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, इसके जो बाद वाला चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, राइट। अब जब एक से काम करने वाले ऊतक होते हैं वो क्या बनाते हैं, आप बताओ मुझे, हाँ बताओ, जो एक से काम करने वाले ऊतक होते हैं वो क्या बनाते हैं, बताइए जल्दी जल्दी, क्या बनाते हैं, हाँ जी, वेरी गुड, गुल मोहम्मद ने सबसे पहला जवाब दिया है, उसके बाद क्रिस्टी जायसवाल ने जवाब दिया है, वेरी गुड बेटा। इन्होंने कहा अंग, अंग जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, आपका दिल आ गया, हमारे फेफड़े आ गए, है ना, ठीक है, हमारी किडनियां आ गई, राइट, और हमारा जो है आंतें आ गई हमारी, ठीक है, हमारा आमाशय आ जाएगा, है ना, आमाशय आ जाएगा हमारा, अयो हमारा आमाशय आ गया है, हमारा यकृत आ गया है, XYZ, ये सारे के सारे क्या है, अंग होते हैं, ठीक है। तो ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, आपके अंग, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन, जिनको हमने क्या बोला, ऑर्गन बोला। अब जब एक से और जो ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, बताइए, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं ऑर्गन मिलके, वेरी गुड, आलोक ने सबसे पहला जवाब दिया है, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। तो ऑर्गन सिस्टम आपके श्वसन तंत्र हो सकता है ना, जनन तंत्र हो सकता है, ठीक है, पाचन तंत्र हो सकता है, उत्सर्जन तंत्र हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारे के सारे तंत्र मिलके क्या बनाते हैं, बताओ जल्दी बताइए, सारे के सारे तंत्र मिलके क्या बनाते हैं, हाँ, बॉडी, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड प्रियंका, राइट राइट, शिव सहस, वेरी गुड। ये मिलके क्या बना लेते हैं, एक इंसान का शरीर बना लेते हैं, ठीक है, शरीर यानी कि बॉडी, राइट। तो कोशिका हमारा कुछ इस तरीके से रोल प्ले करती है हमारे शरीर में, कि कोशिका जो है, देखो जितना भी इस धरती के ऊपर जीवन है, जितना भी जीवन है धरती के ऊपर, किससे शुरू होता है, एक कोशिका से। अगर हम बात करते हैं शुक्राणु की, अंडाणु की, तो ये भी क्या होता है, एक कोशिका होता है सिर्फ, है ना, एन होता है, यानी कि ये अगुणित होता है। तो अगुणित अगुणित मिलके क्या बनाता है, द्विगुणित बनाता है, यानी कि 2n, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट। और यही युग्मनज जब विभाजित होता है तो क्या बन जाता है, वो एक भ्रूण, और भ्रूण एक बच्चे के रूप में मां के शरीर से बाहर आ जाता है ना। तो बस यही चीज होती है कि एक कोशिका से सबका जीवन शुरू होता है, सबका जीवन शुरू होता है एक ही कोशिका से, राइट। और वो करते 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 पूरा का पूरा शरीर बन जाता है और हम लोग बहुकोशिकीय हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इस कोशिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऊतक, जिसके बारे में हम ऊतक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पहले तो मुझे आप लोग ये बता दो कि यहां तक आप सभी को चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर समझ में आ गई है तो थम्स अप दिखा दो कि यस मैडम क्लियर हो गई है, बता दीजिए, हाँ जी जल्दी बताइए। समझ में आ गई है इतनी चीजें,
दिमाग में नोट हो गया चलो अच्छा है, दिमाग में नोट हो गया, कोई बात नहीं। दिमाग के साथ साथ ना बेटा आप कॉपी में भी नोट कर लो, वरना पता चला भूल गए फिर क्या करोगे। रेनू गौतम ले लिया भाई, आपका नाम भी ले लिया बेटा। अगला चैप्टर बहुत जल्दी आएगा बेटा, पहले इसको कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ बोल रहे हैं। हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप कोशिका की परिभाषा देख लो कि कोशिका की परिभाषा होती क्या है। एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि भाई जीवन की सबसे छोटी इकाई है ना, और जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी कोशिका होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। छोटी इकाई यानी कि स्मॉल यूनिट। हमारे शरीर में सबसे छोटी जो चीज है वो क्या है, कोशिका ही है। और यही सोचो, एक छोटी सी चीज इतना बड़ा शरीर बना देती है ना। आप इमेजिन करो कि हमारी बॉडी कितनी अमेजिंग है, मजेदार है, भगवान ने कितना अच्छा बनाया है हम सबको, कि एक कोशिका से पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। चाहे वो हम इंसान हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे कोई भी है, लेकिन एक कोशिकीय जो होते हैं वो जीव अलग होते हैं, ये भी याद रखना, है ना, ठीक है। और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है ये जानो। संरचनात्मक का मतलब होता है कि जो भी संरचना बन रही है, ठीक है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये किस लिए क्या करने के, इसके ऊपर हम किस लिए निर्भर होते हैं। एक तो ये संरचना बनाती है हमारे शरीर की, ठीक है, और दूसरा काम भी करती हैं। काम कैसे करती हैं, काम कैसे करती हैं, अंग बना के काम करती हैं, अंग तंत्र बन जाता है, तभी तो शरीर बनता है, तभी तो शरीर बनता है ना। यस यस समरा खान, सेल बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर सेल ही नहीं होगी तो हमारा शरीर भी नहीं होगा, इतना याद रख लेना। सेल नहीं होगी तो हमारा शरीर भी नहीं होगा, इसलिए सेल जरूरी है। डन। चलो, सेल शब्द लैटिन शब्द सेल्यूला से आया है, जिसका मतलब है एक खोखली जगह से लिया गया, एक खोखली जगह से लिया गया है। सेल्यूला यानी कि खोखली जगह से ये लिया गया है। तो बेसिकली जो आपकी सेल होती है ना, वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है, ठीक है, ये आपको ऐसे नजर आएगी। और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमारी सेल के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर मैं इसको बोलूं तो ये भी एक पार्ट है, इसको बोलूं ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ठीक है, ये भी एक पार्ट है, ये भी हो गया, ठीक है, एंड ये भी हो गया। सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग। ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू कलर भी क्या है आपका अलग है, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी अलग है। मतलब सब कुछ यहाँ पर जो भी है सेल के अंदर, ये जो 10 चीजें मैंने लिखी हैं, इन 10 के अलावा भी इसके अंदर और भी चीजें मौजूद होंगी, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है, सारी। थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यही करना है हमको, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली ना। तो ये जो कोशिका है, इसके अंदर ये जो भी पार्ट्स हैं, इनके बारे में एक एक करके हमको जानना है। अब यहाँ पर जो मैं शुरू करने जा रही हूँ इस वन शॉट को, तो शुरू करने से पहले इतना बता दे रही हूँ बेटा कि लास्ट तक बने रहो क्लास में, क्योंकि फिर मत कहना कि हमें वो इशारा ही नहीं मिला है कि जो हमें समझ में आ जाए। ये वो इशारा है जो आपको आपके एग्जाम्स की तरफ लेके जाएगा। कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए वो इशारा है, वो पॉइंट है जो तुम्हारे मार्क्स को बढ़ाएगा। अब ये इशारा यहाँ से सुन के यहाँ निकाल दोगे तो नंबर भी नहीं आएंगे। और इसको मैं इतना भी बता देती हूँ कि ये चैप्टर आपका 9th में भी है, इसके बारे में आप 10th में भी पढ़ोगे, इसके बारे में आप 11th में भी पढ़ोगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को ना इतना मजबूत कर लो कि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे वो 10th में 11th में, तो आप यूं बता दो, यूं करके, ठीक है, ओके। चलो
ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, राइट। अब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। एक सवाल आता है, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। सवाल आता है कि कोशिका की खोज किसने करी थी, ठीक है। कोशिका की खोज किसने करी थी? देखो यहां पर दो चीजें आती हैं, आपसे ना दो तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ बताती भी चल रही हूं। दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो आपसे पूछ सकते हैं नंबर 1 कि जो कोशिका की खोज है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी, ठीक है। एक तो ये पूछ सकते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी, और दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी। ठीक है, इस तरीके से दो सवाल आ सकते हैं, है ना, और दोनों के जवाब अपने अलग अलग है। अब देखो यहां पर ना एक स्टोरी है कि जो जीवित कोशिका है, ये जो कोशिका है, ये कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में करी थी, ठीक है। इसका जवाब तो ये मिल गया पहले वाले का, पहले वाले का ये हो गया। अब इन्होंने क्या देखा था? स्वनिर्मित बोल सकते हो, स्वनिर्मित किए गए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी के तहत एक कॉर्क स्लाइस में कोशिकाओं को देखा। कॉर्क स्लाइस क्या है आपका यहाँ पर? अब ये जो कॉर्क स्लाइस है ये क्या है? पेड़ की छाल का हिस्सा होता है, पेड़ की छाल का एक हिस्सा होता है, ठीक है। पेड़ की छाल का एक हिस्सा होता है जहां पर क्या किया इन्होंने? सबसे पहले कोशिका को देखा। अब ये छत्ते जैसे डिब्बे दिखे इनको यहां पर, अभी दिखाऊंगी कैसे डिब्बे दिखे, और इन्होंने इसको कोशिका नाम दिया, ठीक है। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता है कि कोशिका विज्ञान यानी कि सेल साइंस का जो है फादर ऑफ सेल साइंस या फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। इतनी चीज सबको समझ में आ गया? बताइए इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आई? फिर मैं बताती हूं आपको आगे। अरबाज रुको बेटा, अभी बताएंगे, ठीक है। थैंक यू विशाल। ओके ओके, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को पहले लाइक करो। ओके प्रिंस, क्लास को लाइक एंड शेयर करो फटाफट, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो, ऐसे नहीं करो, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक एंड शेयर भाई, भाई जल्दी जल्दी, तुम लोग को मजा आ रहा है तो। ओके ओके ओके, चलो इतनी चीज समझ में आ गई ना? करण गुप्ता ने बोला मैम पहले ही क्लास में समझ में आ गया था। अरे भाई क्या बात है करण। ओके शुभम, चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये कौन है हमारे? ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है। इनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही सबसे पहले एक कोशिका को देखा था, और किस में देखा था? एक पेड़ की छाल में देखा था, ठीक है, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो सेल्स उन्होंने देखी थी वो कैसी थी? वो डेड सेल्स थी, यानी कि मरी हुई सेल्स थी। तो उनके अंदर जो बेसिकली जो भी कहीं अंदर उसका सामान उमान होगा, मतलब जो भी एक सेल के अंदर होता है वो सब डेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ना ही उसमें जीव द्रव्य होगा, ना कोशिका द्रव्य होगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, सब सूख गया होगा। पेड़ की छाल क्या होता है भाई? हाँ, पेड़ की छाल होती है कि अगर मैं बोलूं कि ये पेड़ है ना आपका एक, तो ये ऊपर पेड़ आ गया ऐसे 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 करके, ये रहा, तो ये जो होता है तना, जो होता है तना, इसके ऊपर देखा है कुछ ब्राउन ब्राउन सी पपड़ी जम जाती है, हार्ड सी ब्राउन सी पपड़ी जम जाती है ना तने के ऊपर, है ना, वही होता है। उसी को देखा था इन्होंने, ठीक है, उन्होंने इसी को देखा था।
कैसे बताती हूँ, रुको सुनो देखो। ठीक है, ये आपका एक पेड़ है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पेड़ को यहां से काट दिया। ठीक है, अब मैं इस पेड़ को काटूंगी तो ये पेड़ मुझे कैसा नजर आएगा, पेड़ गोल होता है ना, ये पेड़ मुझे ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना, ये क्या है, पेड़ का तना। ठीक है, इस तने के ऊपर आपने देखा होगा कितना वो जो ब्राउन ब्राउन कलर के क्या होता है, इस पे पपड़ी पपड़ी सी जमी रहती है, पेड़ के ऊपर ब्राउन ब्राउन सी पपड़ी जमी रहती है। तो यहां पर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, यही जो पपड़ी जैसा था इसको लिया, ये क्या है, कॉर्क, जिसे हम कहते हैं पेड़ की छाल। ठीक है, ये लिया, और जब ये लिया, इसको किस में देखा इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप कैसा था, स्वयं निर्मित, यानी कि ये वो माइक्रोस्कोप है जो इन्होंने खुद बनाया था। अगर आप अपने स्कूल में देखोगे तो आपके स्कूल में ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं होता है, ये स्वयं निर्मित है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। अगर हम अपने स्कूल्स की बात करते हैं तो वहां पे होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम कहते हैं संयुक्त। ठीक है, तो दो चीजें आती हैं, दो तरीके के आते हैं, एक होता है स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको, माइक्रोस्कोप पहला। और दूसरा क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। राइट, ये दोनों चीजें क्लियर, आप कोई गड़बड़ी नहीं करोगे, बताओ बेटा, है ना। ये दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, दोनों चीजें क्लियर, बताइए, क्लियर हो गई। अरे भाई जस्ट एग्जाम्पल लिया है चीजों का, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इतनी चीज क्लियर ना, चलो बढ़िया। ये दो तरीके का माइक्रोस्कोप है, इनको याद रख लेना। तो इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक साहब ने, इन्होंने ये कॉर्क लिया, ठीक है, इसको यहां से लिया, एक छाल को लिया, इसकी एक पीस को काट लिया यहां से और ले लिया, और क्या किया, ये जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर इन्होंने देखा, इसमें देखा। अब जब इन्होंने इसमें देखा तो इन्होंने कहा, ओ शिट, ओ माय गॉड, ये तो डेड सेल्स हैं, मेरा देखना बर्बाद हो गया, क्योंकि डेड सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं था, केंद्रक भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, इन माइक्रोस्कोप में तरक्की होती गई, सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, यानी कि जो स्वयं निर्मित था, ठीक है, उससे संयुक्त माइक्रोस्कोप आ गया, और जो कोशिकाएं थी उसके अंदर की और भी चीजें क्या आती गई, डिस्कवर होती गई। जो अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग चीजें कोशिकाओं के अंदर डिस्कवर कर दी। ठीक है, जब कोशिकाओं को देखा गया था तो उनको कुछ ऐसी कोशिकाएं नजर आई थी, ये पेड़ की छाल का हिस्सा है, जिसको इन्होंने देखा तो इनको ये कोशिकाएं ऐसी लगी, और इनको महसूस हुआ कि यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ, मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ, क्या कहते हैं, श्रेया बताओ, बताइए, मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वेरी गुड साम्रा, वेरी गुड, बिहाइव, हनीकूम। ठीक है, हाँ, हनीकूम एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं हनीकूम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ऐसा लगा इनको जैसे मधुमक्खी का छत्ता है। राइट, तो ये सब था हमारे रॉबर्ट हुक साहब के बारे में। अब जब कोशिकाओं के मामले में और ज्यादा डिस्कवरी होती गई तो सामने एक और नाम आया, जिनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था,
जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने क्या किया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक आप हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि आपके स्कूल में करवाया गया हो, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ फिर भी, कि अगर सेल के बारे में ये एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या किया सेल को, कि एक अनियन ली, यानी कि प्याज, ठीक है। तो प्याज को जो है ना इस तरीके से काट लिया कि ये क्या है, आपकी एक अनियन है, ठीक है, प्याज, ठीक है। इस प्याज को काटा ऐसे करके, मैं कहती हूँ ऐसे करके काट लिया, ये प्याज है, इसको काट लिया। अब इसके ऊपर से क्या किया ना, यहाँ एक पतली सी लेयर होती है, जब आप अनियन काटते हो, प्याज काटते हो, तो एक पतली सी झिल्ली निकलती है ना, ये रही, ये क्या है, पतली सी झिल्ली, ठीक है। पतली सी झिल्ली निकलती है ना प्याज के ऊपर, तो ये वही है पतली सी झिल्ली। अब इस झिल्ली को यहां से इन्होंने क्या कर लिया, हटा लिया, किसकी मदद से, एक चिमटी की या कह सकते हो फोर्सेप की मदद से इसको यहां से निकाला। इसको निकाला, इसको क्या किया, फिर वॉश किया, ठीक है। वॉश करने के बाद इसको एक स्लाइड के ऊपर रख दिया, ठीक है, इसको एक स्लाइड के ऊपर रख दिया, ओके, रख दिया। अब स्लाइड के ऊपर रखा, तो आप मुझे बताओ कि स्लाइड के ऊपर क्या चीज डालेंगे जिसकी वजह से इसमें कलर आएगा और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम इजीली देख सकते हैं। बताओ क्या क्या डालेंगे इसमें, बताओ। पानी की ड्रॉप तो डाल दी थी वॉश करने के लिए, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया था ताकि ये मुड़े उड़े ना। क्या डालेंगे बताओ, बताओ बताओ जल्दी। ग्लाइसरीन, बताओ बेटा। अभिरंजक, वेरी गुड मनीष, ठीक है, अभिरंजक। क्या हुआ आयुष, बताओ। चलो, तो यहां पे देखो क्या किया, यहां पे देखो कि इसको इस तरीके से काटा, तोड़कर क्या कर लिया, पतली सी झिल्ली को हमने यहाँ पर अलग कर लिया। अलग करने के बाद हमने क्या किया, देखो मैंने कहा ना चिमटी या फोर्सेप की मदद से हम अलग कर लेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, इसको स्लाइड के ऊपर रख देंगे, देखो ऐसे, और कवर स्लिप से ढक देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेफ्रोनिन डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे इसके ऊपर, सेफ्रोनिन, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिरंजक। अभिरंजक डालेंगे और इसको कवर स्लिप से क्या कर देंगे, ढक देंगे, ठीक है। कवर स्लिप से इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। एंड इसके बाद हम लोग इसको एक माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये माइक्रोस्कोप में कैसी नजर आएगी आपको, मैं ये बताती हूँ। ये देखो, माइक्रोस्कोप के अंदर ये कुछ इस तरीके से आपको सेल नजर आएगी। ऐसा लग रहा है ना कि देखो ये ईंटें जैसी है, ये देखो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ, है ना, ईंटों जैसे स्ट्रक्चर। लग रहा है ना, है ना। और ये एक जीवित कोशिका है, इसीलिए इसके अंदर जो है क्या होगा, केंद्रक भी होगा। जीवित कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, इतना याद रखना, ओके। इतनी चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई, ये बताओ, बताइए। इतनी चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी रेज योर हैंड्स, अपने अपने हाथ खड़े करो। मैम बहुत अच्छे से, क्या बात है मैम, मुझे क्लियर हो गई, वेरी गुड आयुष, क्रिस्टी वेरी गुड, फैजान, शुभम, निखिल, आयुष, दिलशाद, प्रियांशु, मानसी वेरी गुड, रोहित, सतपाल ओके, गुंजन अबाउट फैक्ट्स, हर्षित वेरी गुड, मनीष, कृष्णा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गई है, ठीक है, ओके हबीबा, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे ही ना आगे खोज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इस खोज में एक और नाम सामने आया जिनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वैन, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने 1674 में
एक जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था? तो आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो आपका जवाब क्या होगा? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, 1674 में देखा था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इन्होंने किस में देखा था ये भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि तालाब में पानी में कोशिकाओं, तालाब में क्या थी आपकी, तालाब के पानी में कोशिकाएं थी, उसमें देखा था, ठीक है। तो ये भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं और ये भी 1 मार्क में। और इनसे मिलिए, ये है हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक साहब। कौन है ये? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। याद रख लेना, इनकी शक्ल पहचान लो, ठीक है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमको पता चला कि एक्चुअली में कोशिकाएं होती क्या है, ऊतक होते क्या है। अगर इन लोगों ने डिस्कवरी नहीं की होती तो आज भी हम ऐसे ही लल्लू पंजुओं की तरह घूम रहे होते, हमें कोई कुछ नहीं पता होता, हम आज भी ऐसे ही होते, हमें तो पता ही नहीं था फिर सेल क्या होती है अगर ये नहीं बताते तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बाद फिर आया कोशिका सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, ठीक है। एक थे मैथियस स्लेडन, ये वनस्पति विज्ञान थे वैज्ञानिक, ये जर्मनी से थे, है ना। और इन्होंने सभी पादप कोशिका के बने, जितने भी पादप होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, ये कहा था 1838 में, ठीक है। तो ये हमारे कौन है? श्लेडन, ठीक है, नाम सुना है ना, श्लेडन एंड श्वेन, 2 वैज्ञानिक आए थे, तो उनमें से ये हैं, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति के, और इन्होंने पादपों के बारे में बताया था और उसके बारे में क्या दी थी? कोशिका सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी, ठीक है, ओके ना। चलो, तो इनकी शक्ल देख लो, ये कौन है? श्वेन साहब हैं, सॉरी स्लेडन, स्लेडन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये आते हैं हमारे पास श्वेन, जिनका नाम क्या है? थियोडोर श्वेन। ये जंतु वैज्ञानिक थे और ये ब्रिटिश के थे। ये कहाँ थे? जर्मनी के थे, और ये कहाँ थे? ब्रिटिश के। तो 1839 में इन्होंने दिया था और 1838 में इन्होंने, यानी कि इनके 1 साल बाद सभी जंतु कोशिका के बने होते हैं, ये इन्होंने बताया था। इसीलिए जब भी सेल थ्योरी आती है, जब भी कोशिका सिद्धांत के बारे में बात होती है, तो श्लेडन एंड श्वेन का नाम आता है ना, श्लेडन एंड श्वेन का नाम आता है। सुना है ना इन दोनों का नाम? बोलो, बताइए बेटा, सुना है इन दोनों का नाम? हैं जी, किस किसने नाम सुना? अच्छा, अपने अपने हाथ खड़े करो, किस किसने सुना है श्लेडन एंड श्वेन का नाम? हाँ जी, आयुष, क्रिस्टी, शिव, पुनीत, माही, कृषा, आर्ची, ओके ओके, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने सुना है ना, ऑलमोस्ट सभी ने नाम सुना है, वेरी गुड। तो जब भी कोशिका सिद्धांत की बात आएगी, श्लेडन एंड श्वेन का नाम साथ में आएगा, ठीक है। पहले पादपों के बारे में बताया था श्लेडन ने कि भैया जो जितने भी पादप है सब कोशिकाओं के बने होते हैं। फिर श्वेन साहब आए थे जिन्होंने जंतुओं के बारे में बताया था 1839 में, ओके ओके। चलो, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में जान लो अब। तो कोशिका सिद्धांत कहता है कि ये 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था, मैथियस स्लेडन और थियोडोर श्वेन, ठीक है। ये रहा थियोडोर श्वेन और मैथियस श्लेडन, 2 वैज्ञानिक आ गए, ठीक है। 1839 की बात है। इन्होंने क्या बोला था? एक्चुअली में इन दोनों ने एक ही चीज बोली थी कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और एक कोशिका बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इन दोनों ने सेल थ्योरी में ये बताया कि जितने भी जीव होते हैं वो सब के सब एक ही कोशिका से बने होते हैं, है ना, ठीक है। राघव बेटा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए। जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, वैज्ञानिकों की एक लंबी लिस्ट सामने आती गई। तो इस लंबी लिस्ट में एक और नाम सामने आया जिनका नाम था विर्चोव, ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक लाइन दी थी जिसमें इन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला,
जिसका मतलब होता है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है। यानी कि आप कह सकते हो जितने भी बच्चे होते हैं पहले से मौजूद अपने माँ बाप से बने होते हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन हुआ और दूसरी कोशिका बन गई। ठीक है, एक कोशिका थी, एक से दो बन गई। ठीक है, ये आपकी एक कोशिका है, इस कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, और जब इसमें विभाजन होगा तो ये एक ही कोशिका दो कोशिकाओं में क्या होती है, बट जाती है। राइट भाई, डाउट दैट एक बात बताओ, जो भी कोई बच्चा है, कितना एक्सप्लेन कर दूं, सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूं क्या फिर से? तब से मैं आपका एक ही कमेंट देख रही हूं, मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। हम लोग क्लास में कितना आगे बढ़ गए हैं और आपका कमेंट वहीं का वहीं है अभी तक। भाई जो छूट गया है वो छूट गया है, आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे के चक्कर में कमेंट करते रहोगे ना तो आगे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको कतई भी समझ में नहीं आएगा, वो आपका बैकलॉग बन जाएगा। तो कृपया करके आगे पे ध्यान दो, जो पीछे छूट गया उसको छोड़ो अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो यहां पे ये पूछ लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, जिसका नाम है आपका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका जिसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ये 1 मार्क में, 1 मार्क में, 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ऑस्ट्रिच एग, ये क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, नर्व सेल, यानी कि ये क्या है, हमारी तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में होती है। और ये क्या है, माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका होती है। राइट, ओके, चलो ये डायग्राम देखो, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर आ जाता है भाई एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका के बारे में बात करें अगर हम, ये क्या है आपका प्लांट सेल। ठीक है, ये भी कोशिकाएं होती है, यानी कि पादप कोशिकाएं। ये क्या है आपका जंतु कोशिका, सॉरी हाँ सही तो है। जंतु कोशिका जो होगी वो ओवल शेप में होती है। ठीक है, अंडाकार जैसी होती है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है ये इससे अलग होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमारे शरीर के अंदर आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल, और ये हमारी व्हाइट ब्लड सेल, ये दोनों की दोनों भी क्या है, सेल्स होती हैं। कैसी होती है मैं ये बताती हूँ। हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, है ना, इस तरीके से हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, जिसमें ये जो लाल रंग की होती हैं, ये लाल रंग वाली होती है आरबीसी। ठीक है, और इसी में क्या होती है, व्हाइट कलर की होती हैं, ये जो व्हाइट कलर की होती हैं ये होती है WBC। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म क्या है दोनों की, आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स और WBC होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी और WBC, और ये दोनों ही, इन दोनों का ही हमारे शरीर में अलग इंपॉर्टेंट रोल चलता है। आरबीसी क्या करती है, हाँ रेड ब्लड सेल क्या करती है बताओ। अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं इन दोनों को, ये बताओ मुझे, हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो बोलो। ज्यादा हमारे शरीर में आरबीसी पाई जाती है, क्योंकि आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और ये क्या काम करती हैं भाई, हाँ श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कोशिका। वेरी गुड, इसको आप बोल सकते हो लाल रक्त कोशिका। अगर सेल है तो कोशिका आएगा, और कार्पोसेल्स है तो कणिका आएगा। याद रखना दोनों चीजों में अंतर होता है। श्वेत रक्त
कोशिका। ठीक है, ये क्या काम करती है, इसके अंदर आपका जो है आपका हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं प्रोटीन वगैरह जो कुछ होगा इसके अंदर होगा, पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाना, ये सब चीजें करेगा। इसका काम क्या होता है, हाँ, व्हाइट ब्लड सेल का, कि आपके अंदर जो भी इन्फेक्शन होने वाला हो उनके कीटाणुओं को मार देना। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आप खेलते खेलते चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो, तो अगर आप गिर गए तो आपने देखा होगा आपके घुटने उठने छिल जाते हैं, कोहनी छिल जाती है, तो यहाँ पे कुछ पानी पानी सा निकलता है, लिक्विड लिक्विड सा। कभी नोटिस किया आप लोगों ने? हाँ, वेरी गुड डाउटनट। अरे डाउटनट लिखा है, अपना नाम भी बता दो। हाँ, देखा है कभी कि यहाँ से कुछ ऐसे कुछ चिपचिपा चिपचिपा निकलता है, घुटनों पे चिपचिपा, जब कभी घास में रगड़ जाते हो आप, है ना, तो वो क्या होता है आपका WBC होता है। ठीक है, और इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए सबसे पहले WBC बाहर आती है। अगर ज्यादा घिसती है तब आपकी RBC बाहर आती है, वरना WBC से ही काम चल जाता है, RBC की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ चलो, ये नर्व सेल है जो आपकी बॉडी में होती है। ठीक है, ये नर्व सेल क्या काम करती है, ये आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर करती है। ठीक है, यहां इनको क्या कहते हैं हम, ये होते हैं आपके रिसेप्टर्स। ये जो होते हैं पॉइंट, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं, इसकी सराउंडिंग में जो भी मैसेज होता है उस मैसेज को क्या करेंगे, ये पकड़ लेंगे, और इसके बाद यहां से जाके जंप करके, ये जो है जंप करके यहां पहुंचते हैं और इससे नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। ठीक है, और ऐसे ही पूरे शरीर में आपके मैसेज ट्रेवल होता है। ठीक है, जो चोट लग जाती है, पैर मुड़ गया, गिर गए, सुई चुभ गई, किसी ने थप्पड़ मारा, कैसे पता चल रहा है, जल गए, कैसे पता चल रहा है, इन्हीं की वजह से पता चलता है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलो फिर टाइप ऑफ सेल, तो भाई अगर मैं संख्या के आधार पे बोलूं कि किसमें कितनी संख्या है, तो दो तरीके के सेल्स होती हैं, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। ठीक है, मतलब कि यहां पर एक कोशिका है ओनली, और यहां पर क्या है, दो से अधिक कोशिका। ठीक है, यहां सिर्फ एक ही कोशिका है और यहां पे दो से ज्यादा कोशिका पाई जाती है। तो अगर दो से ज्यादा कोशिका है यानी कि वो बहुकोशिकीय हो गई, और अगर एक कोशिका है तो यानी कि एक हो गया। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगी तो हमारा प्यारा अमीबा बॉय यहां पर आ जाता है, पैरामीशियम, युग्लिना, ये यहां आ जाएंगे। इनकी बात करूंगी तो भैया जंतु आ गए, पादप आ गए, हम मनुष्य आ गए, हम सब इसमें आएंगे क्योंकि हम सब क्या है, बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कोशिकीय सेल में देखो आप, ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, इन एक कोशिकीय जीवों का शरीर कैसे होता है, सिर्फ एक ही कोशिका से यानी कि एक ही सेल से बना हुआ होता है। अब इनके पास एक साधारण सा शरीर संगठन होता है, मतलब इनके पास कुछ नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है। जैसे अगर मैं बोलूं तो हमारा प्यारा अमीबा बॉय ये रहा। अगर मैं इस अमीबा की बात करती हूं तो इस अमीबा के पास सिर्फ यही है और कुछ नहीं है ना, इसके पास सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। अगर मैं पैरामीशियम की बात करती हूं, ये लो पैरामीशियम, ठीक है, तो पैरामीशियम की बात करती हूं तो ये भी एक कोशिकीय है। युग्लिना की बात अगर मैं करूं, ये लो युग्लिना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एक कोशिकीय हैं। इनके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है, ठीक है, इनके पास क्या होती है, सिर्फ एक ही कोशिका होती है और कोई कोशिका नहीं होती है, राइट। तो अगर आप इमेजिन करो
इमेजिन करके देखो, अगर आप अमीबा की तरह होते, पैरामीशियम की तरह या यूग्लिना की तरह होते, ठीक है, तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जाते? अभी तो पैर हैं, ऐसे 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 करके हम चल देते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके पास तो पैर ही नहीं है, कैसे जाएंगे ये दूसरे कमरे में? बताओ, बोलो बोलो, कैसे जाएंगे? साहिल अंसारी कह रहे हैं बोलो जानू। अयो, इतनी प्यार भरी बातें हो रही है यहाँ पे और मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। अरे दैया, कितना गलत कर रही हूँ ना मैं, है ना भाई साहब? इतनी प्यार भरी बातें चल रही है, रोमांटिक बातें चल रही है यहाँ पे, और कहा मैं पढ़ाई की बातें कर रही हूँ। नहीं नहीं, विभाजन से नहीं होता चारू, विभाजन से नहीं होता है, ठीक है भाई। ये ऐसे 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 घिस घिस के ऐसे 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 घिस घिस के जाते हैं, ऐसे घिस घिस के ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो अमीबा ऐसे ही जाता है, ऐसे गिडिंग 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 ऐसे करके जाता है, ठीक है। हमारे पास तो पैर है, हम तो पैरों से जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं जाता है ना, ये भी ऐसा नहीं जाता है ना। इसके पास क्या होते हैं? इसके पास यहाँ पे ऐसे ऐसे सीलिए जैसे होते हैं, ये रहे ऐसे, ये इनको आगे ऐसे स्विंग करने में मदद करते हैं, स्विमिंग करने में मदद करते हैं। सेम इसके पास भी ऐसा ही होता है, इसके पास भी ऐसे 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 बाल होते हैं बाहर। इनकी जो पूंछ होती है यूं 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 हिलती रहती है और हेल्प करती है आगे बढ़ने में, ठीक है। बस ऐसा ही समझो, ये एक कोशिकीय जीव है। चलो भाई, अब आता है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इनका शरीर जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि एकाधिक कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती हैं। इनके शरीर में देखो, इनके शरीर में सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं और वो एक ही कोशिकाएं सारा काम करती हैं, ठीक है। एकल कोशिका सभी आवश्यक जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करती हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा, यानी कि पाचन भी यही करेंगी, उत्सर्जन भी यही करेंगी, जनन भी यही करेंगी, ठीक है, श्वसन भी यही करेंगे, सारे के सारे काम यही काम कर रहे हैं। वहीं अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो इनके लिए हर एक काम करने के लिए एक तरह की कोशिका मौजूद है। हमारे शरीर में, दिल में, हमारा जो हृदय है, अलग कोशिकाएं होंगी। हमारा जो आमाशय है, स्टमक है, वहां अलग होंगी। फेफड़ों में अलग होंगी, ठीक है। हमारा जो ये वाली स्किन है, इसमें अलग होंगी। दिमाग में अलग होंगी। हर एक चीज में हर एक कोशिका एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी होती है हमारे शरीर में, जो काम संभालती है, ठीक है। चलो, जैसे कि मनुष्य, पशु, पौधे, पक्षी, बहु और कीट, ये सारे क्या है? आपके बहुकोशिकीय जीवों में आ जाते हैं। अब कोशिका की जटिलता के आधार पर, यानी कौन सी कोशिका कितनी जटिल है, उसके आधार पे दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इनमें अंतर स्पष्ट करो आ जाता है। अंतर स्पष्ट करो, या तो 3 नंबर में या 5 नंबर में, ज्यादातर 3 नंबर में आता है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, अब ये जो आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये जिंदगी भर चलता है। मतलब कि आपका 9th में तो है ही, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ये आपको 12th तक मिलेगा अगर बायोलॉजी लेते हो तो, ठीक है। थैंक यू आयुष। आयुष ने बोला मैम आप समृद्धि मैम जैसी दिखती हो, वेरी क्यूट, थैंक यू। चलो ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मैम आज ही स्कूल में डिफरेंस पूछा था, मैं तो बोल ही रही हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में। हेलो सुनिधि। अच्छा, सामने बोली मैम आप बहुत फनी हो। अच्छा चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। एग्जाम में आया था, ओके शुभम, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अभी बताऊंगी, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप बोलोगे कि भाई मैम ये 1 शॉट के बाद ना अब मुझे किसी दूसरी क्लास की जरूरत ही नहीं है। अगर इस क्लास को ढंग से देख लोगे तो आपको किसी दूसरी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने के लिए, मैं गारंटी दे रही हूं। बस अच्छे से पढ़ लो। मेरा बर्थडे कब आता है? 12 अक्टूबर,
अभी तो बहुत टाइम है मेरे बर्थडे में। 12 अक्टूबर। भाई अगर क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करो यार, ऐसा कैसे तुम कंजूसी दिखा देते हो हैं? इससे कैसे कंजूसी दिखाते हो? फटाफट फटाफट। ओ माय गॉड जन्नत, थैंक यू सो मच। जन्नत बोल रही है मैम मुझे आपकी याद आई, मैं रुचि मैम की क्लास छोड़ के आपको देखने आई हूँ। अरे भाई मोहम्मद राशिद अंसारी, सेम टू यू मैम। 12 अक्टूबर, तुम्हारा भी 12 अक्टूबर को है? अच्छा, मेरा 28 अक्टूबर को है। नरेंद्र सिंह, ओके भाई, अच्छे लोग अक्टूबर में पैदा होते हैं। थैंक यू चारू। मैम क्या गिफ्ट चाहिए आपको? अरे बर्थडे आने दो यार पहले, फिर बताएंगे अपन। मैम मेरा 22 को होता है। क्या बात है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक के सारे गुण ये रहे, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 सोचो, ठीक है। इनमें से 5 भी याद कर लोगे तो 5 नंबर पक्के, ठीक है। 5 याद कर लोगे तो 5 नंबर पक्के। सबसे पहला प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं ये प्रोकैरियोटिक जो होती हैं, ठीक है। सेकंड एक कोशिकीय होती हैं ये, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यानी कि कोई भी क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब क्या बोलते हैं इसको हम? क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। केंद्रक अस्पष्ट होता है, यानी क्लियर नहीं है। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, यूं ही बिखरे रहते हैं। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है। झिल्ली से घिरे अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर नहीं होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल आपका यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा। ये आपके प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में देखो आप, तो यूकैरियोट्स में पूर्ण विकसित होते हैं, ये फुल्ली डेवलप होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों के दोनों इसमें आ सकते हैं। दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, केंद्रक आवरण जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, इससे घिरा हुआ एक केंद्रक पाया जाता है, एकदम क्लियर होता है, जो दिखाई देता है बढ़िया तरीके से। राइबोसोम इसमें ATS टाइप का होता है। झिल्ली से घिरे हुए अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारक काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रदव्य जालिका। एंड इसके एग्जाम्पल कौन से आएंगे? जंतु, पादप, कवक एक्सेट्रा, राइट। तो देखो ये दोनों के आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। नंबर पक्के कर लो अपने, ठीक है, नंबर पक्के कर लो। चलो नेक्स्ट, पादप कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो पादप कोशिका में क्या क्या चीजें होती हैं ये देख लेते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है और लवक होता है। रिक्तिका, गोल्जिकाय, अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, ये सारे का सारा आपको पादप कोशिका में मिलते हैं, ठीक है। ओके करण कन्नौजिया। फिर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका में क्या होता है? हरित लवक पाए जाते हैं जिनसे उनकी पत्तियों को रंग मिलता है। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, केंद्रक किनारे पर होता है, ठीक है। ये देखो, ये आप ऐसे दिखाई देगी आपको, राइट। ये पादप कोशिका आपको कुछ इस तरीके दिखाई देगी। इसमें रिक्तिका क्या है? ये रही रिक्तिका, ये रही रिक्तिका, वैक्यूल रिक्तिका। ये केंद्रक है, मैंने कहा केंद्रक किनारे पे होता है, ये क्या है? केंद्रक, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ओके। थैंक यू रॉयल बादशाह, थैंक यू सो मच। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? पहले तो मुझे ये बताओ कि हाँ मैडम हमको समझ में आ रहा है, बताओ आ रहा है समझ में? बताइए। मैम आपका नाम क्या है? विजयता। बिल्कुल आइएगा, गुड़गांव में रहती हूं मैं। हाँ जी आ रहा है ना समझ में क्या पढ़ रहे हैं अपन, है ना? चलो
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बढ़े फिर। चलो फिर इसके बाद आता है जंतु कोशिका, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमल सेल कहते हैं। तो देखो पादप कोशिका भी हमने देखी थी और ये जंतु कोशिका है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसके पास कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, रिक्तिका, गोल्जिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर है, राइट। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है, हम में सेल वॉल नहीं होती है क्योंकि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, हम ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं हम। फिर इसमें हमारे शरीर में हरित लवक भी नहीं होता है, वरना हम भी क्या बन जाते हैं, हल्क हॉगन बन जाते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं हम भी, है ना, हल्क बन जाते हैं हम लोग। अगर हमारे में हरित लवक होता तो कौन कौन हल्क बनना चाहता है? बनना है हल्क किसी को? जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। देखो हमारे शरीर में रिक्तिका तो होती है, वैक्यूल होता है, बट छोटा होता है, ठीक है। हमारे पास केंद्रक भी होता है, लेकिन हमारा केंद्रक बिल्कुल मिडिल में होता है, कहीं साइड में नहीं होता, मिडिल में होता है एकदम, ठीक है। मैं हूं बलशाली, साउथ की पिक्चर है ना, मैं हूं बलशाली, रवि तेजा की, देखी है? मैंने भी देखी है। चलो संरचनात्मक संगठन, भाई हमारी कोशिका के कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग और केंद्रक, ये सारे की सारी वो चीजें हैं जिनसे मिलके क्या होता है, एक कोशिका बनी हुई होती है। एक एक करके जान लेते हैं इनके बारे में। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं, यानी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल वॉल, ओके, सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, हमारे में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, कोशिका को मजबूती और सहारा देता है, कोशिका को निश्चित आकार देता है, ये पारगम्य होता है यानी कि परमिएबल होता है। पादप में ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। परमिएबल यानी कि ये डिसाइड करता है, परमिएबल यानी कि इसी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी चीज कोशिका के अंदर आएगी या कौन सी चीज कोशिका के बाहर जाएगी, यही डिसाइड करता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये पारगम्य होता है, राइट। चलो ये देखो, ये आपकी है ना, यहाँ पे आपकी सेल वॉल ये रही, यहाँ दिखा रखा है, ये वाला जो हिस्सा है ये सेल वॉल है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, आपका सेल वॉल है, ये देख लो, ओके, ये रहा सेल वॉल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका झिल्ली, ये क्या बोलते हैं, अगर मैं पहले हमने कोशिका भित्ति की बात करी, अब कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं हम, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। पौधे और पशु कोशिकाओं दोनों में होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका की बाहरी वातावरण से, ये कोशिका को जो उसका बाहरी वातावरण है उससे अलग करती है। ये अर्ध पारगम्य होती है यानी सेमी परमिएबल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल, ओके। 3 परतों से बनी होती है, जिनमें बाहरी और भीतरी परत लिपिड द्वारा और मध्य परत प्रोटीन द्वारा बनी हुई होती है। कैसी होती है ये देख लेते हैं। ये आपकी कोशिका है, देखो, अगर मैं इतने हिस्से को काटूंगी तो ये कोशिका मुझे कुछ ऐसी नजर आएगी कि मैंने कहा कि ये बाहर वाली किससे बनी है, लिपिड, लिपिड, और ये बीच वाली क्या है आपका, प्रोटीन, ठीक है। बाहरी लिपिड है और बीच वाली प्रोटीन है। ये क्या है आपकी, इतने हिस्से को अगर मैं यहां से काटूंगी, यहां से काटूंगी, तो सब की सब मुझे ऐसी ही नजर आएंगी, कुछ अलग नजर नहीं आएगी, ओके। चलो फिर कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थ का मतलब आना जाना जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है विसरण, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन, एक होता है परासरण, जिसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। 2 तरीके से कोशिका के अंदर चीजें आती हैं। और ओ माय गॉड, एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैम आप नेक्स्ट टॉपर से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाती हो। भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ट्राई करती हूँ अच्छा पढ़ाने का, कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों तक नॉलेज मतलब पहुंचा सक। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ओके चिराग मैम आप हमारे कॉलेज में आ जाइए। मैम नेक्स्ट टॉपर पे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं कहते। मेरे हाथ का टैटू ये रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है भाई और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अगर उनके साथ इतों से भी कंपैरिजन होती है ना, तो मतलब मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है। चलो ठीक है, ये होता है ऑस्मोसिस जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और ये होता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन होता है उससे लोअर में आते हैं, यानी कि आपका जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आ रहा है। उच्च सांद्रता अगर हम बात करते हैं कि बाहर का वातावरण क्या है, उच्च है, ऑक्सीजन है, अंदर का वातावरण क्या है, निम्न है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल कर रही है, हाँ डिफ्यूजन से, कि वो हाई से लो में आ रही है, तो वो हो गया आपका डिफ्यूजन। लेकिन अगर वही चीज कोई अंदर से बाहर जा रही है, अंदर का वातावरण क्या है, लो है, बाहर का वातावरण क्या है, हाई है। ठीक है, तो वो होता है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड जो पाया जाता है सो हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ, कोशिका द्रव्य जो भी होता है पूरा का पूरा एक केंद्रक को छोड़ के, वो क्या कहलाता है आपका, हाँ साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। याद रख लेना, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक मिलके क्या बनाते हैं, आपका जीव द्रव्य बनाते हैं। राइट, सीकर तो मैं गई हूँ घूमने, बहुत बार गई हूँ सीकर। तो मैं राजस्थान में रही हूँ भाई, 3 साल रही हूँ राजस्थान में। बेटा चैप्टर का नेम सबसे पहला ही चैप्टर ये, कोशिका जीवन की इकाई। थैंक यू दया शंकर, थैंक यू सो मच। चलो कोशिका द्रव्य में और सुन लो, ये जेल जैसा अर्धव्यामन यानी सेमी फ्लूइड पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, ये है आपकी कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ये जीव द्रव्य है और ये केंद्रक है, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, बताओ बताओ, बताया ना मैंने यहाँ पे कि जीव द्रव्य आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलके क्या बना रहे हैं, जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म बना रहे हैं। ठीक है, फिर कोशिका के अंदर सभी अंगों को जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी निकाय, राइबोसोम, ये सब के सब कहाँ होते हैं आपके, ये जो लिक्विड होता है ना इसी के अंदर होते हैं, सारे के सारे जितने भी होते हैं। पारदर्शी होता है और रासायनिक क्रियाएं सारी इसी में होती हैं। कोशिका द्रव्य में ही विभाजन होता है, ऊर्जा का उत्पादन और पोषक तत्वों का परिवहन भी इसी में होता है। ठीक है, और साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज यानी कि कोशिका का कार्यस्थल भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है केंद्रक यानी कि जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, HOD बोलते हैं इसको, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। स्कूल कॉलेज जहां भी प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं HOD यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। स्कूल में कॉलेज में जो भी काम हो रहा होता है वो HOD की उससे इजाजत से हो रहा होता है। सेम या कोशिका के अंदर जो भी काम होता है वो केंद्रक की मदद से होता है। ठीक है, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ, गुणसूत्र या बोलो DNA इसी के अंदर होते हैं। ये देखो, ये इस तरीके देखो, ये है केंद्रक, ये है क्रोमेटिन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर। ठीक है, सबके नाम लिख देती हूं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है आपका केंद्रक, क्रोमेटिन को क्रोमेटिन ही कहते हैं, ये होता है आपका केंद्रक झिल्ली, और ये होता है आपका
केंद्रक छिद्र। ठीक है, ओके ना? यस, ओके मैम, अगली बार आओ तो मेरे घर आना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, कोशिकांग के प्रकार देख लो, यानी कि इस कोशिका के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, राइबोसोम होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है यानी कि ईआर जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम्स, लयन काय बोलते हैं हिंदी में, तारक काय यानी सेंट्रोसोम्स, ठीक है, लवक यानी कि प्लास्टिड, रसदानी यानी कि वैक्यूल्स। सबके इंग्लिश के नाम भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना कि इस वन शॉट के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, इतना मैं गारंटी दे रही हूं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पहली बता रही हूं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके चलो, राम राम बेटा, राम राम। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 1880 में इसे कोलिकर ने देखा था। कभी कभी पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा था। आप भाई बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता है हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जंतुओं में होता है, पादप में होता है, सब में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिकर साहब थे जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, उनमें नहीं होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा देता है। दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, सभी यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और डीएनए, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम इनके पास होता है। इन्हें कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मैंने कहा ये कैसा होता है, ऐसे। ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैंने क्या बोला, दोहरी झिल्ली, यानी कि एक झिल्ली ये रही, एक झिल्ली ये रही। दोहरी झिल्ली का होता है, इसके पास अपना आनुवंशिक पदार्थ है, इसे किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है भाई। और दूसरी चीज कि डायग्राम बनाने आपको अच्छे से आने चाहिए। थ्योरी में नहीं भी आता है ना लिखने को, डायग्राम बना दो, नंबर मिल जाते हैं, कम से कम आधा एक नंबर तो मिल जाएगा। जीरो से बेटर है ना, जीरो से बेटर है। चलो राइबोसोम की बात करते हैं। तो राइबोसोम को पैलेट ने देखा था सबसे पहले, ठीक है। अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपके हुए होते हैं। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। काम क्या है इनका, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। उप इकाई इसकी एक बड़ी होती है, एक छोटी उप इकाइयां होती हैं। बड़ी वाली ये रही ऊपर वाली, छोटी वाली ये रही। उप इकाई को हम कहते हैं लार्ज यूनिट, छोटी वाली को कहते हैं हम स्मॉल सब यूनिट। यानी कि कैसा होता है, मैं कहती हूँ केंद्रक है, इसके ऊपर ना इस तरीके से होती है, ये ऐसे करके ऐसे मौजूद होती हैं। इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ये जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये क्या है, राइबोसोम्स है जो गोल गोल होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये आपका प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, ठीक है। ये है भाई। तुम लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो क्या? लाइक तो कर दो भाई। अगर तुम लोग इतना बोलो क्लास में मजा आ रहा है तो भाई लाइक तो करो क्लास को, ऐसे कैसे करो? थैंक यू आदर्श। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, चलो कर दिया है, धन्यवाद। चलो फिर आता है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये किसने देखा था, पोर्टर ने देखा था। पादप और जंतु कोशिका दोनों के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदुरी। चिकनी को क्या बोलेंगे, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, और इसको खुरदरी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER के नाम से जानेंगे। कैसा होता है कि ये रहा आपका, ठीक है, ये इसके ऊपर इस तरीके से केंद्रक है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये इस तरीके से आएंगी, ठीक है। जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो क्या है, चिकनी, और जिनके ऊपर इस तरीके से गोल 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 आपको नजर आ जाएगा वो होती है खुरदुरी। तो ये दो प्रकार की हो जाती है, ये वाली हो गई चिकनी और ये वाली हो गई खुरदुरी, ठीक है। दो तरीके की अंतः प्रदव्य जालिका हो जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो इस तरीके से, जिनके ऊपर डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसके ऊपर कोई डॉट नहीं है तो ये स्मूथ है, और दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फिर आता है गोल्जी काय, तो इसके कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी थे जिन्होंने गोल्जी काय की खोज करी थी। पतली झिल्ली युक्त कोशिकाओं का समूह है, ये एक दूसरे के ऊपर समांतर होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। काम क्या है, लिपिड बनाने में सहायता करती है। गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में ये मदद करती है। सब छोटे छोटे तरीके से मैंने एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। इस तरीके से देखो गोल्जी काय आपको देखने को मिलेगा, ऐसी होती है। फिर आता है लाइसोसोम, जिसको कहते हैं लयन काय, है ना। ड्यूवेक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। सूक्ष्म कोशिका अंग होते हैं, थैली जैसे होते हैं, जिनमें एंजाइम्स क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक है। इनको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, या फिर आत्मघाती थैली, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप जवाब देंगे कि सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद जकील, क्या हुआ बेटा, टेस्ट करवा देंगे बेटा, करवा देंगे, परेशान मत हो। ओके चिराग, मैंने देख लिया बेटा। मैम आपका घर कहाँ है, गुड़गांव। ये कोशिका को साफ करते हैं, मतलब जो भी कोई कोशिका मर गई होती है उसको साफ कर देते हैं। कोशिका अंग के टूटे फूटे भागों को पाचित करते हैं, यानी कि डाइजेस्ट करते हैं, वही साफ कर देते हैं। लाइसोसोम में एक पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं, यानी कि पचा लेते हैं। इसीलिए इनको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी मरी हुई कोशिकाओं को ये खाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर लवक आता है, ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले 1865 में हैकेल ने की थी। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल और अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। लवक में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। 3 प्रकार की होती है, अवर्णी लवक जिनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। रंगहीन या श्वेत होती हैं, जड़ की कोशिकाओं में पाई जाती है, खाद्य को क्या करती है, संचय करती हैं। रंगीन होती हैं, फूलों और फलों के बीजों में रंग प्रदान करती हैं। हरे रंग की होती हैं और इसीलिए पत्तियां हरी होती हैं, भोजन संश्लेषण में मदद करती हैं। तीनों के बारे में यहां लिख दिया है। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम, बेलन जैसी रचना है, केंद्रक के पास मौजूद रहती है, कोशिका विभाजन में मदद करती है, ठीक है। ये रहा आपके तारक काय, दिखाई दे रहा है, ये तारक काय है, बेलन जैसी संरचना है, ठीक है। रसधानी यानी कि वैक्यूल जिसको कहते हैं, चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है। झिल्ली के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरे हुए होते हैं। कोशिका रस कहते हैं जिसको, और जल संतुलन का काम करती है ये, ठीक है। ये रहे वैक्यूल यानी कि रसधानी, ठीक है। और ये बहुत बड़ी होती है, बड़ी जगह लेती है, बहुत स्पेस लेती है। तो यहाँ पे देखो छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगी कि भाई ये एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है। ये कोशिकाएं मिलके क्या करती हैं, ये बनाती हैं उतक, ठीक है। उतक बनाते हैं। ये जो उतक होते हैं ये क्या करते हैं, अंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अंग जैसे आपका हृदय हो गया, आपका वृक्क हो गया, आमाशय हो गया, ठीक है, आपकी आंतें हो गई,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, हेलो नितेश, हेलो 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 हेलो। मैम म्यूट क्यों करते हो? अरे भाई मेरी मर्जी अब सारी बातें तुम्हें बता दूं? है ऐसा नहीं होता है बाबू मोशाय। ये अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र जैसे कि आपका जनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, एंड वहन तंत्र हो गया, या परिसंचरण बोलो, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, एंड आपका श्वसन तंत्र हो गया, एंड लास्ट वन इज पाचन तंत्र, ठीक है। तो ये अंग तंत्र मिलके क्या करते हैं? ये अंग तंत्र मिलके एक मनुष्य बनाने का काम करते हैं, यानी कि एक जीव। तो ये हमारा लौंडा आ गया भाई साहब, बहुत ही खुश हो चुका है ये, ठीक है, ये बना दिया जीव। राधे राधे। ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया, जो माइक जो है बार बार म्यूट किया जाता है। तुम लोग क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो ना, है ना? नहीं कर रहे हो ना? बोलो नहीं कर रहे हो। इतना कूटूंगी ना, इतना कूटूंगी ना, समझ गए? ये लौंडा है हमारा, ठीक है, यस भाई कसम से कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन बहुत जल्दी जल्दी फिल होके ना ऊपर जा रहा है, ठीक है। मुझे नाम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे नाम भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी आयुष, ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है। ओके, लक्ष्मी, बमन, दिव्यांशु, अनुराग, ओके ठीक है। चलो तो भाई देखो, यहाँ पे मैं आपको जैसे कि समझाना चाह रही थी, एक बार अंग्रेजी के नाम और बता देती हूँ। इसको कहते हैं सेल, इसको कहते हैं टिश्यू। मतलब ये एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलके क्या करती हैं? ये ऊतक बनाने का काम करती है, यानी कि टिश्यू बनाने का काम करती है। फिर ये एक प्रकार के टिश्यू अंग बनाने का काम करते हैं, यानी कि आपके ऑर्गन बनाने का काम करते हैं। सारे के सारे ऑर्गन बनके मिलके क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम, है ना। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या बना लेता है? एक जीव बना लेता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन। ओके, पापा की परी हूं मैं ठीक है ना भाई। तुम लोग लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, तुमसे कम करने को नहीं बोला है, तुमको यहाँ बढ़ाने को बोला है, ठीक है। चलो ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी के इस प्यार के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि भाई ऊतकों का महत्व क्या है। सबसे पहली चीज कि ऊतक जो होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन का कारण बनता है। श्रम विभाजन क्या होता है? यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। श्रम का विभाजन मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। यानी कि जो भी आपके शरीर में काम हो रहा है उसका जो लेबर है, मतलब कि जो श्रम है, परिश्रम हो रहा है, तो वो डिवाइड हो जा रहा है कि एक प्रकार के ऊतक आपके दिमाग में बैठे हैं, एक प्रकार के ऊतक आपके जो है परिवहन तंत्र में है, एक प्रकार का जनन तंत्र में, एक प्रकार का उत्सर्जन तंत्र में, एक प्रकार का श्वसन तंत्र में, एक प्रकार का पाचन तंत्र में है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो ऊतक होते हैं ना, ये अपना काम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे घर में आप 4 भाई बहन हो, मम्मी क्या बोलेगी? सुन, तू ये वाला काम कर, 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 और मैं आराम करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? श्रम का विभाजन हो गया कि चारों भाई बहनों ने मिलकर सारा काम कर लिया और मम्मी को रेस्ट दे दिया। ये होता है श्रम का विभाजन। मैं अपने दोस्त को बुलाने जा रहा हूँ, अरे बिल्कुल भाई बुला के लाओ दोस्त को, पड़ोसियों को। अब की बार 200 लाइक पार करवाओ, फिर करवाओ भाई। देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? यस, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैडम आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। क्यों राहुल जी, याद है डायलॉग? VIJAITA, विजयता। तो मेरा नाम है विजयता, ठीक है। अरे वाह, मेरा नाम पता है तुम लोगों को? आय हाय,
मैम आप तो आप है भाई, ये तो सही है, हम है, बाकी सब पानी कम है। ठीक है, तो सुनो अब, ठीक है चलो, तो श्रम का विभाजन हो गया, यानी कि भाई हमने क्या कर लिया, अपना अपना काम बांट लिया और मम्मी को आराम दे दिया। मम्मी बहुत खुश हो गई ऐसा तुम सोचोगे, पर मम्मी तब भी खुश नहीं होगी। मम्मी फिर भी बोलेगी इसमें भी कमी रह गई, इसमें भी कमी रह गई, इसमें भी कमी रह गई, इसमें भी कमी रह गई। मम्मी बोलेगी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, फिर भी वो खुश नहीं होगी। तुम ऐसा सोचोगे कि मम्मी खुश हो गई है, पर मम्मी खुश नहीं होगी, ये एक छलावा है। ठीक है, तुम्हें कूटने का छलावा है, मम्मी तुम्हें कूटेगी फिर भी। विजू, विजू मेरे दोस्त बुलाते हैं मेरे को, ठीक है, मेरा निकनेम है, ये मेरे दोस्त बुलाते हैं प्यार से, जो मेरे दोस्त है ना वो मुझे विजू बुलाते हैं। ठीक है, विजयता इज सो क्यूट, थैंक यू सो मच। एंड उनसे भी जो प्यारे दोस्त हैं वो ये बुलाते हैं विनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो व्यक्तिगत कोशिकाओं पर कार्यभार कम हो जाता है, यानी कि जब ये श्रम का विभाजन हो जाता है तो कोशिकाओं पे क्या होता है, भार कम हो जाता है। ठीक है ना, संगठन की ओर ले जाते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। ये देखो आपकी सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बना रही है, टिश्यू ने आपका एक ऑर्गन बना लिया है, ऑर्गन ने आपका शरीर, ऑर्गन सिस्टम है पूरा, और ये पूरा का पूरा एक शरीर बन जाता है। डन डन डन। बैच स्टार्ट जब भी होगा बाबू मोशाय आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है, चलो फिर आता है उतक के प्रकार। तो देखो उतक ना जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है पादप और एक होता है जंतु। यानी कि आपके पादपों में पाया जाता है एक प्रकार का, ठीक है, ये रहे आपके पादप, इनमें भी उतक पाए जाते हैं। ठीक है ना, और जंतुओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन हम पहले शुरुआत करेंगे पादपों से, यानी कि प्लांट टिश्यू जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट टिश्यू है इनमें क्या होता है, विभ्यजोतक उतक और स्थायी उतक पाए जाते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। थैंक यू, अगर मैं आपकी फेवरेट हूं तो थैंक यू सो मच, ओह माय गॉड, थैंक यू। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, यस दो प्रकार के पाए जाते हैं, एंड सेकंड है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप उतक के बारे में, है ना। चलो सबसे पहले विभ्यजोतक उतक आ जाता है हमारे पास। विभ्यजोतक उतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो होते हैं ये कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इनके सेंटर में बिल्कुल क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है ना। और बाकी चारों तरफ क्या होता है, एक तरल होता है, तरल, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे इस तरल को हम लोग, जल्दी बताओ। जो पादपों में उतक पाए जाते हैं वो पादप उतक होता है भाई, है ना। बताओ बताओ जल्दी। ओ माय पीडब्ल्यू से बेस्ट टीचर मैम विजेता मैम, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताओ जल्दी, साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे यहाँ, अरे साइटोप्लाज्म तो मैंने, जीव द्रव्य, ठीक है। 2 बार लाइक नहीं करनी है, एक ही बार लाइक करनी है, सिर्फ ओनली 1 टाइम लाइक। हाँ जी अजीत चौटाला जी बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो आपका विभ्यजोतक उतक है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शीर्ष विभ्यजोतक जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, दूसरा आपका पार्श्व विभ्यजोतक जिसको आप लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, तीसरा आपका अंतर्वेशी यानी कि इंटरकेलरी मेरिस्टेम आ जाता है। 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा आपको डायग्राम नजर आएगा। ठीक है, तो एपिकल जो होता है वो ऑलवेज टॉप पे होता है, ये जो टॉप है। ठीक है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे जमीन के नीचे जो जड़ें होती है ना, ये जो जड़ें होती है जमीन के नीचे, एक तो यहां पर टॉप पे होता है आपका एपिकल। ठीक है, एंड दूसरा कहां होता है, दूसरा एपिकल होता है आपका जड़ों में, यहां पर।
ठीक है, दो तरीके से। मैम मैंने पीडब्ल्यू में बैच लिया है लेकिन बायोलॉजी में आपसे ही पढ़ता हूं। बहुत शुक्रिया सच में तहे दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड बीच में क्या होता है, ये जो बीच में होते हैं, यहाँ पे ये बीच बीच में होते हैं, ये क्या होते हैं आपके इंटरकैलरी। इंटरकैलरी यानी कि आपका कहां चला गया, अंतर्वेशी, यानी कि जो बीच में होते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता है कि लोग कितनी कितनी दूर बैठ के मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, कैसे पता होगा। ठीक है, एंड जो है आपका लेटरल मेरिस्टेम यहाँ सबसे नीचे की तरफ आता है, जड़ों से ऊपर, यानी कि यहाँ जो जड़ों से ऊपर ये वाला हिस्सा आता है। ठीक है, जड़ों से ऊपर जो आता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल यानी कि आपका पार्श्व विभ्य ज्योतक आ जाता है। ठीक है, नहीं पता चल सकता बेटा, ऐसे नहीं पता चल सकता। चलो भाई, तुम लोग क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो, कर दो यार, तुम लोग कर दो। नाइन्थ क्लास से नीट की तैयारी करना चाहते हो, अच्छी बात है, बट आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि अगर नाइन्थ क्लास से नीट की तैयारी करोगे तो कैसे करोगे बताओ, है? क्योंकि उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके 10th में कितने नंबर आ रहे हैं, और 10th के बाद आप 11th में क्या सब्जेक्ट ले रहे हो। उसके लिए बायो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एंड अगर नीट की बात करते हैं तो नीट में अगर मैं यहाँ पे अगर आपको नीट के बारे में समझाऊं ना, तो 45% नीट का जो है आपका 11th क्लास का आता है। ठीक है, और रिमेनिंग कितना बच गया, 45 से हटाया दो 55% आपका 12th का आता है। लेकिन यहां पे 45 + 45 क्वेश्चन, ठीक है, 45 क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं आते हैं 11th से, और 45 क्वेश्चन आते हैं आपके 12th से। तो आपके नीट का सिस्टम ये चलता है। तो आप अभी नीट की पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे ना, आपको 11th में जाना ही पड़ेगा, देन उसके बाद आप नीट की पढ़ाई करोगे। आप नीट करना चाहते हो, वेल एंड गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं ना। चलो फिर स्थायी उतक की बात करते हैं। तो आपके जो स्थायी उतक होता है, ये होते हैं दो प्रकार के स्थायी उतक। ठीक है, कौन से दो प्रकार के होते हैं स्थायी? अच्छा, एक चीज बता देती हूँ कि स्थायी उतक होते क्या है। सबसे पहले ये समझो कि स्थायी उतक की मैं बात क्या करती हूँ कि जो आपका सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी देखो, सबसे पहले हमने विभ्य ज्योतक उतक पढ़े। ठीक है, ये रहा आपके विभ्य ज्योतक उतक। ठीक है, ये क्या करते हैं, निरंतर वृद्धि करते हैं। ये जो विभ्य ज्योतक उतक होते हैं, लगातार ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। अब होता क्या है कि एक समय के बाद ये क्या होता है, वृद्धि करना रुक जाते हैं। ठीक है, एक समय के बाद ये वृद्धि करना रुक जाते हैं। एंड ये जो वृद्धि करना यहां पर रुक जाते हैं, तो ये एक स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, है ना। ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड यस, जब ये परमानेंट हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, स्थायी उतक कहलाते हैं। आपसे पूछा जाता है ना कि आपका स्थायी निवास क्या है, पूछा जाता है ना आपका स्थायी निवास क्या है ना, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो यस, तो उसी को हम बोलते हैं स्थायी उतक। तो ये जो विभ्य ज्योतक उतक होते हैं, ये एक स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके स्थायी उतक कहलाते हैं। ठीक है, एंड ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सरल स्थायी उतक और एक होता है जटिल स्थायी उतक। दो प्रकार के होते हैं भाई। यहाँ पे मुझे 200 लाइक होते हुए दिखने चाहिए,
मोए ना पतो 200 लाइक चाहिए मोए, फटाफट से 200 लाइक चाहिए मुझे यहाँ पे भाई। अरे दादा इंस्टाग्राम तो मैं भी चलाती हूँ, पलक जी चलाती तो क्या मैं भी चलाती हूँ इंस्टाग्राम, मुझसे बात कर लो। भाई पढ़ने पे ध्यान दे लो, पढ़ने पे फोकस करो भाई, पढ़ने पे फोकस करो प्लीज, ठीक है? ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। चलो एक आता है साधारण स्थायी उतक, यानी कि जिसको आप सरल स्थायी उतक भी कहते हो, और सरल स्थायी उतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या आ जाता है आपका जटिल स्थायी उतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है? ओके चलो, अगर मैं साधारण या फिर जिसको हम सरल बोलते हैं, है ना, इनकी बात करती हूं तो ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। कैसे होते हैं 3 प्रकार के? मृदुतक उतक, ठीक है, जिसको आप पैरेन्काइमा टिश्यूज बोलते हो, स्थूल कोण जिनको कॉलेनकाइमा कहते हो, दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा। तो माइट बी पॉसिबल आप लोगों ने अब तक इंग्लिश के में ही सुना होगा कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना? यही सुना है ना बेटा? बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी से। 200 प्लस हो गया है लाइक, ओ माय गॉड अंशिका। है ना? हाँ जी 200 हो गए हैं, एंड यस ये सब आपकी कृपा की वजह से हुआ है। तुम मेरे हनुमान हो, ठीक है? तुम मेरे हनुमान हो। जो ताकत तुम्हारे पास है वो ना तुमको याद दिलानी पड़ती है मुझे। मैं कहती हूँ हे हनुमान, तुम्हारे पास वो ताकत है जो मेरे पास नहीं है, क्लास को लाइक करने की, क्लास को शेयर करने की। तो तुम सब मेरे हनुमान हो, है ना? हाँ, तो तुम्हें मैं याद दिलाती हूँ, जागो मोहन प्यारे। हाँ जी चलो, फिर मृदुतक उतक की बात करते हैं, तो यानी कि पैरेन्काइमा की बात हो रही है, ठीक है? पैरेन्काइमा की बात हो तो पैरेन्काइमा एक सरल स्थायी उतक होता है। ये क्या होता है? देखो ये जीवित उतक होता है, इसको याद रखना। ये कैसा होता है? जीवित उतक होता है, ठीक है? जो पतली दीवार वाली समान प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। याद करने का बेस्ट तरीका क्या है आपका? हाँ कि भाई ये सबसे नंबर 1 पॉइंट कि ये जीवित उतक है, ठीक है, प्लस ये समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है? ठीक है ना? तो भाई ये आप याद करने का तरीका, इसको याद कर लेना, है ना? और पैरेन्काइमा भोजन के भंडारण के लिए होता है। तीसरा लिख सकते हो भोजन संग्रहण या भंडारण, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं कॉलेनकाइमा, एक होता है आरनकाइमा। ये प्रकार है इसके। मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, है ना? चलो फिर आता है स्थूल कोण यानी कि कॉलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं। कॉलेनकाइमा क्या होती है कि ये भी जीवित कोशिकाएं होती हैं। पौधे में कॉलेनकाइमा अनियमित कोशिका दीवार के साथ जीवित लंबी कोशिकाओं के उत्कों का समर्थन करता है, यानी कि इसमें भी क्या है? इसमें भी आपकी जीवित कोशिकाएं होती हैं, बस इतना याद रख लेना, इसमें भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, है ना? और कोशिकाओं की कोशिका दीवारों में सेल्यूलोज जो है ज्यादा होता है, सेल्यूलोज होता है और वो गाढ़ा होता है सेल्यूलोज, ठीक है? कॉलेनकाइमा पौधे के तनों में होता है, शाखाओं में होता है, पत्तियों में होता है और दूसरी संरचनाएं में होता है, जो कि इन सबको मजबूती प्रदान करता है ना? सबको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है? ये देखो इस तरीके से होता है। ये जो कॉर्नर होते हैं ना, इनको थिक करता है। ये आप दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो कॉर्नर होते हैं, है ना, ये जो कॉर्नर है इनको मजबूती देता है ये, ठीक है? यस, तू हंसी तेरा नाम हंसी, तेरे इश्क का जाम हंसी। मैडम आप तो हमारी बात सुनती ही नहीं है, सुनाइए सुनाइए। बेटा सेल्यूलोज जो होता है ना, ये कठोरता प्रदान करता है। अजी सुनाइए।
मैडम आप सिंगर बन जाओ, टीचर नहीं। टेस्ट कब है अभी तो मुझे भी नहीं पता। अब तुम पूछ नहीं रहे हो हैं? मेरा बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे तो अक्टूबर में निकल गया भाई, 12 अक्टूबर को था मेरा बर्थडे। 12 अक्टूबर को था मेरा बर्थडे। थैंक यू अंशिका। चलो, ध्रुवोतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं, लव यू टू, लव यू टू। ये मोटी दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में जो गुहाएं होती हैं, यानी कि गुहा मतलब जो कैविटी होती है, वो क्या होती है? संकीर्ण होती है। दीवार का मोटा होना सेल्यूलोज या लिग्निन या दोनों से बना होता है, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? हाँ, सेल्यूलोज और लिग्निन से बनी हुई होती है। ठीक है, हाँ जी, ओके ना। मृत कोशिकाएं यानी कि आपका पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में जीवित कोशिकाएं होती हैं। अकेला स्क्लेरेन्काइमा है जिसमें मृत कोशिकाएं होती हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा का मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक सहारा और शक्ति प्रदान करना होता है। ये देखो, ये इस तरीके से फैली हुई होती है। ठीक है, ओके। आपको जो लाल रंग की दिखाई दे रही है ना, ये वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं। ठीक है, हाँ, सेल्यूलोज या लिग्निन की बनी हुई होंगी जो इनको दृढ़ता प्रदान करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। भाई बच्चों को क्या ही ध्यान दें, बच्चे बहुत समझदार हैं। देखिए ना कि बच्चे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। क्या ध्यान दूं मैं बच्चों पे, बताओ? है बताओ, मुझे बताओ, क्या ध्यान दिया जाए बच्चों पे? लव यू टू। 20 नवंबर से है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं हम लोग हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, जैसे आपका सेल्यूलोज होता है सेम वैसे लिग्निन होता है। चलो, फिर आता है स्टोमेटा, यानी कि जिसको हम कहते हैं रंध्र। तो रंध्र कुछ इस तरीके से होता है ना। आपकी ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं। ये क्या होती है? ठीक है, एंड ये रंध्र दो प्रकार से होता है कि एक होता है खुला प्रकार और एक होता है बंद प्रकार। दो प्रकार के रंध्र होते हैं, यानी कि इनके खुले और बंद होने से क्या होता है? हाँ, खुले और बंद होने से इनमें ये सीन होता है कि अगर ये ऐसे अभी ये बंद वाली पोजीशन में है, यानी कि इसके अंदर कोई भी गैस का आदान प्रदान या पानी की हानि नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो है इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगे, अभी कैसे है ये? अभी कुछ ऐसे हैं, ऐसे, ये बंद प्रकार है ना, ये खुला प्रकार है। अयो लो, ऐसे कर देती हूं मामा। वाओ, हा 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 हा। ये लो, ये हो गया बंद प्रकार, ये हो गया खुला प्रकार। ठीक है, तो अब ये खुला है, ये क्या है? बंद है। खुला है तो यहाँ पे गैस का आदान प्रदान होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये बंद है। ठीक है, ये देखो, ये पत्ती के अंदर एक संरचना होती है, मतलब आपकी जो पत्तियां होती है ना, ये पत्ती है ऐसे करके। ठीक है, इस पत्ती के अंदर क्या होती है? ऐसे डॉट 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 डॉट, एंड एक डॉट को अगर देखा जाएगा तो वो इस तरीके से नजर आएगा, और इसी को हम बोलते हैं रंध्र। ठीक है, चलो, पौधे के शरीर के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन।
यानी कि जो पत्तियों में जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उसको पत्तियों से बाहर निकालना, वो होता है ट्रांसपिरेशन। फिर जटिल स्थायी ऊतक की बात करते हैं। जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी दो प्रकार का होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है, तो ये जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या करते हैं? हाँ, संरचना बनाते हैं, संवहन ऊतक बनाते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? संवहन ऊतक बनाने का काम करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझो तुम, जाइलम फ्लोएम। याद करने का बेस्ट तरीका कि इन दोनों के काम क्या है, याद कैसे करोगे? ठीक है, याद कैसे करेंगे हम? जा से होता है जल, यानी कि जाइलम क्या है? जल को लेके जाता है। फा से होता है आपका फूड, है ना? फा से होता है फूड, यानी कि भोजन, है ना? तो आपका फ्लोएम भोजन लेके जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई? तुम लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो ना, है ना? क्यों क्यों नहीं कर रहे, ये तो बताओ तुम, काहे नहीं करत हो? क्लियर? यस मैम जी, ओके आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू नितेश, थैंक यू। चलो फिर देखो जाइलम, जाइलम के बारे में बात करते हैं अपन। तो जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, यानी कि जाइलम ज से जल ये लेके जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो आपके जाइलम बनाने का काम करती हैं। फ्लोएम की बात करते हैं तो देखो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, फा से होता है फूड, फूड यानी कि भोजन, तो ये भोजन ले जाने का काम करती हैं। और इनके निर्माण में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, चालनी नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु, जिसको हम फ्लोएम रेशे भी कहते हैं। जाइलम में जल का परिवहन जड़ से तने की ओर यानी कि एक दिशात्मक होता है, ये आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में ऊपर और नीचे दोनों की ओर ले जाता है, यानी कि ये क्या है? हाँ, ये पूरी जगह होता है, वो यूनि डायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, ये सारी जगह फैलता है। ठीक है मैम, आप मेरी बात सुनेंगी? सुनाइए। ये देखो, ये पूरा का पूरा एक चार्ट है, इस चार्ट को ना आप याद कर लेना। ठीक है, जो पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू होते हैं, देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, विब्य ज्योतिकी यानी मेरिस्टेमेटिक, स्थायी यानी कि पैरेन्काइमा। विब्य ज्योतिकी जो है 3 प्रकार के हैं, शीर्षतः, पार्श्वतः और अंतर्वेष्टि। स्थायी जो है आपके सरल और जटिल। हमने मृदुतक भी पढ़ लिया है, स्थूल कोण भी पढ़ लिया है, दृढ़ भी पढ़ लिया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जटिल भी पढ़ लिया है, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों पढ़ लिया है, राइट? तो हमने इसके साथ साथ अपना पादप ऊतक एकदम कंप्लीट कर लिया है बढ़िया तरीके से। स्क्रीनशॉट, ओके ये लो, मैं पानी पी लेती हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। भाई वसपन मुझे नहीं पता बेटा, वसपन क्या होता है? आई एम सॉरी, या तो आप कुछ गलत लिख रहे हो। मेरा नाम क्या है? मैंने बताया था अभी, मेरा नाम है विजेता। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जंतु ऊतक की बात करते हैं। ठीक है, तो जंतु ऊतक मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक जिसको हम कहते हैं, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक क्या करता है? हमारी ये स्किन बनाने का काम करता है। ठीक है, संयोजी ऊतक यानी कि ये कनेक्ट करने का काम करता है, चाहे आपकी हड्डियों को कनेक्ट कर रहा है, चाहे आपके शरीर को मतलब कैसे भी अंदर कनेक्ट करने का काम कर रहा है।
पेशी ऊतक यानी कि जो आपकी पेशी होती है, मसल्स होती है, उनमें पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक यानी कि जो भी मैसेज आपकी बॉडी में यहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है वो जाता है। अरे दादा थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे भाई कैसा कैसा सवाल पूछा तो भाई, तो मैं प्रॉपर यूपी से हूं भाई, प्रॉपर यूपी से। ठीक है, चलो उपकला की बात करते हैं तो शरीर और अंगों की सुरक्षात्मक यानी कि ये जो हमारी ये सुरक्षा करने का काम करता है। मैम आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अच्छा उतार दो, गुस्सा आ रहा है तो। इसको बनाने वाली कोशिकाएं टाइट जो होती है, टाइट जंक्शन नामक संरचना के माध्यम से एक दूसरे से निकटता से जुड़ी होती है। हमारी स्किन टाइट होती है ना, है ना, तो ये कोशिकाएं एकदम टाइटली जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये एकदम पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है, ओके। अरे दादा शुक्रिया आप सभी का इतने सारे प्यार के लिए भाई, धन्यवाद। चलो फिर उपकला ऊतक का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसकी परतों, आकार और कार्य प्रणाली के आधार पर होता है इनका वर्गीकरण। सबसे पहले आता है शल्की उपकला ऊतक, जिसको हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे चकोर चकोर होते हैं, चकोर चकोर होते हैं ऐसे। इस प्रकार के ऊतकों में उनकी ऊंचाई की तुलना में उनकी लंबाई अधिक होती है कोशिकाओं में। मुख्य रूप से मुंह की परत ये आ अंदर, अन्न प्रणाली यानी कि यहां से जाती है, रक्त वाहिकाओं सहित फेफड़ों में ये पाई जाती है। क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये देखो यहां दिखाई दे रहा होगा क्यूब, अयो मतलब यहां पे, सॉरी ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है, घन जैसी कोशिका का आकार है, यानी कि स्क्वायर होता, क्यूब होता है ना, क्यूब ऐसा। लंबा है, चौड़ा है, पसीने की ग्रंथि और लार की ग्रंथियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्तंभाकार, यानी स्तंभाकार क्या होता है, स्तंभ जैसा, यानी कि ऐसे करके, स्तंभाकार ऐसे करके। ठीक है, लंबा और चौड़ा यहाँ पे क्या बोलते, कैसे होता है, लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम होता है ना, लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है। आंत और आमाशय में आया जाता है, पाया जाता है ये। हाफ एल्डी को बेटा मैं बता रही हूँ, आई विल ट्राई। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं बात करती हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है पक्षमाभी, यानी कि जिनके ऊपर ऐसे 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 बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, तो ये क्या होती है, पक्षमाभी होती है। ठीक है, कोशिका के ऊपर सीलिया होता है इनके। फिर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, ये गति यानी कि मूवमेंट करने के लिए, जैसे श्वसनपथ हो गया। ठीक है, अरे दादा काहे, मैं इतनी देर से बड़बड़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं ना भाई, मैं बोल तो रही हूं। ठीक है, इतनी चीज सबको क्लियर। हाँ क्या हुआ सर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी जो परत होती है ना, इसके आधार पर जो आपका उपकुला ऊतक है, ये दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है सिंपल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सरल। तो सिंपल है यानी कि एक ही लेयर में होता है, सिर्फ ऐसी एक लेयर में होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक परत। आधार कला की झिल्लियों के सीधे संपर्क में होता है तो संयोजी ऊतक से अलग कर देता है। संयोजी ऊतक क्या होता है क्यों, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करने के काम में आ रहा है ना। ठीक है मैम, आप कब लाइव आती हो? चलो, तो ये आपको देखो, ये सिंपल क्यूबॉइडल आ जाएगा, ये सिंपल स्क्वैमस आ जाएगा और सिंपल कोलमनार आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे सिंपल है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड, यानी कि संयुक्त उपकला ऊतक। तो इनमें दो या दो से अधिक कोशिका परतें होती हैं, मतलब ये बहुपर्तीय होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। तो स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और आपका कोलमनार, तीन टाइप की यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, हाँ जी,
संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने के लिए विशेषीकृत होते हैं, ये शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ये हड्डी से हड्डी को जोड़ेंगे, मांसपेशियों से हड्डी को या फिर ऊतक को, ये जोड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ओके। इनका काम क्या होता है, काम देख लेते हैं। अंगों और ऊतकों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं ये। नेक्स्ट, संयोजी ऊतकों को इनका विशिष्ट काम अंगों को बांधना, ढकना और पकड़कर रखना है, और जो उनकी पोजीशन है उसमें बनाए रखना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई है ना? हाँ जी भाई, क्लास में मजा आ रहा है तो एटलीस्ट क्लास को लाइक एंड शेयर तो करो, है? क्यों बेटा लाइव कब आते हैं ये तो हमको पूछना पड़ेगा। ठीक है, डेली शाम को क्लास होती है, किसी ना किसी फैकल्टी की कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके जरूर आता है। ठीक है, वाष्प यानी कि वेपर, पानी जो होता है, पानी जब उबलता है तो वाष्प के रूप में जाता है ना, उसी को वेपर कहते हैं, है ना? ठीक है, डबल टाइम लाइक नहीं करना है, ओनली वन टाइम लाइक करना है। ओके भाई, अब वही चीज है ना, इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता, कोई अच्छा है कोई बुरा है। आपका जो नाम ले ले, आपसे जो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर ले, वो आपके लिए अच्छा है। अगर कोई आपका नाम नहीं ले पा रहा है, उसने आपका नहीं देखा है, तो नाम वो बुरा है। सिंपल सी चीज है, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं ना लाइफ में। कोई ना कोई तो हमसे नाराज होगा ही होगा, कोई ना कोई तो हमें नापसंद होगा ही होगा, है ना? सबकी अपनी चॉइस है। अगर आपको इफ यू वांट टू लाइक समवन यू विल, एंड इफ यू डोंट देन यू विल, टोटली योर चॉइस। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कनेक्टिव टिश्यू, एरोलियर, एडिपोज, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड, ये चार तरीके के आ जाते हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ये क्या होती है? कोशिकाएं और मैट्रिक्स जैसा ढीला जेल होता है इनमें। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के आसपास होता है, मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, और अंगों के अंदर होता है। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो बेटा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम क्या है? त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ना, अंगों के अंदर की जगह को भरना, आंतरिक अंगों को सहारा देना और ऊतकों की मरम्मत में मदद करना। ठीक है, फिर कंडरा आ जाता है और स्नायु बंधन। तो रेशेदार ऊतक होते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं, है ना? स्नायु बंधन क्या करते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इनको बढ़िया तरीके से, है ना, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, आपने हो सकता है पढ़ा हो तो एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा हो, मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो, वसीय यानी कि जो फैटी होता है, फैट, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वसीय कोशिकाओं का एकत्रीकरण, कोशिकाएं गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं, बड़ी मात्रा में बड़ी वसा की बूंदें होती हैं, इनमें बड़ी मात्रा में होती है, त्वचा के नीचे होती हैं, आंतरिक अंगों में होती हैं। ठीक है, फिर स्केलेटल टिश्यू यानी कि कंकाल संयोजी ऊतक आ जाता है। तो दो तरीके का होता है, एक होता है बोन यानी कि अस्थि, दूसरा कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। अस्थि जो होती है ये क्या होती है? कठोर होती है, यानी कि जो आपकी बोन्स है वो कठोर है, और ये क्या होती है? थोड़ी सी नरम होती है, मतलब थोड़ी नाजुक होती है। जैसे आपकी नाक की हड्डी होती है ना, कान की हड्डी होती है, ये आपकी उपास्थि होती है। पर आपके हाथों की, आपके पैरों की, आपके सर की, आपकी जो यहाँ पे रिब्स होती है, यानी कि आपकी जो क्या बोलते हैं कंकाल पेशियां होती हैं, ये सब बोन्स होती हैं, यानी कि अस्थि होती हैं। ठीक है, तो अस्थि बहुत मजबूत है, गैर लचीला ऊतक है, छिद्रपूर्ण है, मैट्रिक्स प्रोटीन से बना है, कैल्शियम इसमें पाया जाता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम से बना हुआ होता है, खनिज हड्डी की कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप याद लो, अस्थि मतलब बोन, हड्डी होती है। उपास्थि ये लचीली होती है, कान, ये जो मैंने बताया ना, कान में होता है, नाक का सिरा होता है, श्वास नली है, स्वर यंत्र है, ये सब आपका उपास्थि होती है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फ, है ना, यानी कि लसिका, एक होता है रक्त यानी कि रुधिर। ठीक है,
देन आपके पास पेशीय ऊतक आ जाता है। तो पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू जिसको हम कहते हैं। मांसपेशी कोशिका से बने होते हैं, लंबे और बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें मांसपेशी फाइबर भी बोला जाता है। राइट, 3 प्रकार के हृदय, चिकनी और कंकाल पेशी ऊतक, 3 प्रकार के, यानी कि ये आपके हृदय में पाई जाती है ना, हृदय पेशी, चिकनी पेशी होती है और कंकाल पेशी होती है। ठीक है, देखो हृदय पेशी कुछ इस तरीके से होती हैं। तो ये शाखित होती हैं, बेलनाकार है और एक केंद्र की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, बनी होती हैं। इसमें धारियां और हल्की गहरी धारियां होती हैं और ये सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम हृदय पेशी होता है। ये चीज ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम हृदय पेशी है। हमारी इच्छा अनुसार ये काम नहीं करती है, इसलिए अनैच्छिक मांसपेशियां होता है कि दिल बोल दे किसी का आज मेरा मूड नहीं है काम करने का, तो उसका क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा भाई, है ना। इसलिए ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, इसका इसी की मर्जी से काम चलने दो। ठीक है, मम्मी है ना घर की, मम्मी की इच्छा अनुसार काम चलने दो, वरना खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसे रक्त को पंप करना अलग अलग हिस्सों में और उनको भेजना। यानी चिकनी पेशी ऊतक ये कहाँ होती है आपकी, कोशिका द्रव्य के केंद्र में एक एकल केंद्र स्थित होता है, धारियां इसमें नहीं होती है, आशाकित होता है। हमारी इच्छा अनुसार ये भी काम नहीं करती है, इसलिए ये भी अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, संपूर्ण मांसपेशी कंकाल की बात करते हैं तो बारी बारी से गहरी और हल्की धारियां दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रिप्ड मांसपेशी कहते हैं। हड्डियों से जुड़े होते हैं, शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इन्हें कंकाल की मांसपेशियां भी बोला जाता है। ठीक है, हमारी इच्छा के नियंत्रण में है, इसलिए स्वैच्छिक है, यानी कि ये जो हड्डियां होती हैं, मेरी मर्जी कि मैं हाथ ऐसे हिलाऊं, ऐसे हिलाऊं, ऐसे करूं, गर्दन ऐसे करूं, गर्दन ऐसे करूं, ठीक है, मेरी मर्जी है। ठीक है, अरे बॉडी मूवमेंट में मदद करती है। ओके, तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं भाई। तो ये तंत्रिका ऊतक कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या अगर मैं नाम लिखूं इनके, तो नाम क्या क्या होते हैं भाई, हाँ ये होती है दुम्रिका। ठीक है, एंड ये सेल बॉडी, सेल बॉडी का मतलब होता है कोशिका काय। ठीक है, ये है आपका केंद्रक, ये है आपका क्या बोलते हैं पूरा का पूरा, ये क्या है आपका एक्सॉन। ठीक है, ये है डेंड्राइट्स और ये क्या है अंत। ओके, एंड यस, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर लिया है फिनिश। ये इसके जो है कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और दुम्रिका, ये इसकी न्यूरॉन की संरचना में आता है। एंड यस, न्यूरॉन की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ओके, एंड यस, इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। हम सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है, मजा आया चैप्टर पढ़ने में, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। ठीक है, हाँ, एंड यस, जाने से पहले एक चीज बोलूंगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड वन मोर थिंग, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है बेटा, ये आपके स्कूल वालों को पता होगा कि हाफ ईयरली में आएगा या नहीं आएगा। आई एम सॉरी, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मुझे पता होगा आपके स्कूल के बारे में। ओके, चलो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।